नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबर कुपवाड़ा एनकाउंटर की, जहां पर एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पीछे ढकेल दिया है। तीन आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस कामयाबी की बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। मुठभेड़ में देश ने अपने 4 जाबाजों को खो दिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पूरा इलाका भीषण गोलीबारी से गूंज उठा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की टोली घुसपैठ की कोशिश करती पकड़ में आ गई और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे गश्त के दौरान माछिल सेक्टर में घुसपैठियों की कुछ हलचल देखी गई। गश्त कर रहे जवानों ने सीधे चुनौती दी तो आतंकी फायरिंग करने लगे। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को तुरंत मार गिराया। वहीं बाकी आतंकी वहां पहाड़ियों में छिपने में कामयाब रहे। एनकाउंटर शुरू होते सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, पहाड़ों को घेर लिया गया। जंगलों में पोजीशन ली आतंकियों की तलाश शुरू हुई। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 बैग बरामद किए गए हैं। लेकिन इस पाकिस्तानी साजिश में सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गोलीबारी में सेना का एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अभी तक फिलहाल 2 घुसपैठिए मारे गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में बीएसएफ का एक जवान और सेना के 2 जवान भी मारे गए हैं। सेना ने अधिक फौज जो है उस इलाके में बुलाया है और महा तलाशी अभियान घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। एलओसी के करीब 22 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक घुसपैठ में कमी आई है। दरअसल भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग में तकनीक के इस्तेमाल से घुसपैठ रोकने में मदद मिली है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब बात दिल्ली की, जहां पर कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आ गए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड माना जा रहा है। इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए थे। तो इस वक्त कोरोना की रफ्तार भयानक है, खतरनाक है। लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार आप देख सकते हैं, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 70 लोगों की कोरोना से अब तक मौत भी हो गई है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। 7,745 24 घंटे में केसेस दर्ज किए गए हैं। ये अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं, इसलिए दिल्ली वालों को खास करके सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा से जैसा कहा गया है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कृपया वो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार सैनिटाइजर अपने पास कम से कम रखें, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं तो हाथ धोना बार बार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सैनिटाइजर अपने पास रखें। तो ये तमाम तरह के एहतियात करने बहुत जरूरी है। पॉजिटिव केसेस पिछले जो 3rd वेव आई है, तो पॉजिटिव केसेस भी लगातार 3-4 दिन से 6,000 से ऊपर आ रहे हैं। परंतु अगर परसेंटेज में देखें तो 10 दिन की जो एवरेज है, एक दिन का देखना तो ठीक नहीं होता। 10 दिन की एवरेज 0.8% आ रही है। और दिल्ली ऐसा शहर है पूरे देश के अंदर, आप 17वें नंबर पे है शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो। कोई भी मेट्रो सिटी जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट है। मुंबई ओवरऑल जो डेथ रेट है दिल्ली का 1.62% है आज तक का। तो बड़े शहरों का 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% है, क्योंकि घनी आबादी है, ज़्यादा टेस्ट हो।
तो घनी आबादी की बात है, इसलिए जो परसेंटेज है वो जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि पिछले 24 घंटे में 7000 से ज्यादा केसेस का दर्ज होना, रिकॉर्ड होना, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसलिए लोगों को बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको हम बता दें कि ये रिकॉर्ड मामले हैं जो एक दिन में दिल्ली में दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में 77 लोगों की जान तक चली गई है, इसलिए बेहद सावधान रहिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन के तार जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला तक पहुंच गए हैं। जी हां, रविवार को मुंबई में उनके बंगले में छापा मारकर एनसीबी ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोज नाडियाडवाला को भी समन भेजकर एनसीबी ने अब हाजिर होने को कहा है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन के तार मुंबई के जुहू में इस हाई प्रोफाइल पते तक पहुंच चुके हैं। ये बंगला जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला का है। रविवार सुबह एनसीबी का लाव लश्कर इस बंगले में दाखिल हुआ। घंटों की तलाशी और पूछताछ के बाद जब एनसीबी की टीम बाहर निकली तो फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सैयद भी उनके साथ थी। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि छापे के वक्त फिरोज नाडियाडवाला घर पर नहीं थे। एनसीबी ने उन्हें पेश होने के लिए घर के बाहर समन चिपका दिया है। उनके घर से गांजा भी बरामद हुआ है। We will officially issue a press release in some time, but Mrs. Nadia has been arrested. Sir, search हुआ है. What's the name, sir? What's the name? We will issue a press release, official press release. क्या चार्जेस में अरेस्ट हुए? क्या चार्जेस में अरेस्ट किया गया? You all will get a release and you will know what the... दरअसल शनिवार को एनसीबी ने नवी मुंबई और मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी तादाद में ड्रग्स बरामद हुई थी और 4 ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार भी हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं से पूछताछ में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला का नाम सामने आया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड और ड्रग नेक्सस के तहत जो जांच पड़ताल कर रही है, उसी सिलसिले में कुछ दिन पहले ही कुछ ड्रग पेडलर्स को यहां मुंबई के जुहू के इलाके से गिरफ्तार किया था। जुहू के इलाके में ही है फिरोज नाडियाडवाला, जो एक बॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, और यहाँ उनकी लीड मिलने के बाद एनसीबी ने इनके घर पर रेड किया। कई सारी चीजें बरामद हुई हैं। रिया चक्रवर्ती मामले से निकल बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के तार अब काफी दूर तक पहुंच चुके हैं। फिरोज नाडियाडवाला हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना और वेलकम जैसी कई हिट फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं और बॉलीवुड में उनका खासा रसूख है। उनका और उनके परिवार का ड्रग्स रैकेट से कनेक्शन जोड़ना बताता है कि बॉलीवुड में नशे की जड़ें बहुत गहरी हैं। उधर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने समन भेजकर मंगलवार को फिर से तलब कर लिया है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के इंदौर में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई की गई है। बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इसके साथ ही पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर प्रशासन की क्रेन गरज रही है और जमींदोज हो रहा है कंप्यूटर बाबा का आश्रम। ऐसी एक नहीं दर्जनों क्रेन यहां हैं और इस आलीशान आश्रम को ढहा रही हैं। ये नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा का आश्रम है। इंदौर प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के इस आश्रम को अवैध माना और इसे ढहा दिया। तस्वीरें इंदौर में बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम की हैं। ये आश्रम एयरपोर्ट रोड पर जम्बूडी हप्सी गांव में बना था। आरोप है कि गौशाला की 46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर इनमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बना दिया गया। प्रशासन ने 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर कागज पेश करने को कहा था। 2000 रुपए का फाइन लगाकर कब्जा हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन बाबा की ओर से न तो कागज पेश किए गए न ही कब्जा हटाया गया। इसके बाद आश्रम पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रथम दृष्टया आप देखें 2 एकड़ में तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जो खाली भूमि का जो परिसर है वो पूरा गौशाला का
तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 42 से 46 एकड़ ज़मीन पर इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा किया हुआ है, जो कि 80 करोड़ की भूमि है। आज ये प्रशासन द्वारा 80 करोड़ की भूमि मुक्त करा ली गई है। प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम ढाया तो सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कंप्यूटर बाबा के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूँ ये एक ऐसे राजा जो डरा हुआ है, बदले की भावना से कार्रवाई करता है। अवैध काम था, 15 साल से क्यों नहीं देखा? अवैध काम था, आप और आपके नेता उनके आश्रम जाते रहे, तब क्या हो गया था? अवैध काम था तो इसी समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने जब से सरकार बनाई तब से क्यों नहीं हुई? ये सब बातें घोतक है कि शिवराज जी बदले पे उतर आए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है, मगर बीजेपी कह रही है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये कंप्यूटर बाबा का अतिक्रमण हो या किसी का भी हो, कोई अतिक्रमण है, अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज है। गौशाला पर कब्जा, अरे काय के लिए जमीन है वो? जिस गौशाला के लिए मिली है वह गौशाला होनी चाहिए, लेकिन चाहे कंप्यूटर बाबा हो या कोई भी हो, इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण जो भी हैं वो प्रदेश के अंदर इस प्रकार से नहीं बचेंगे और सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा ने 28 सीटों पर उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली थी। कांग्रेस इस यात्रा को ही बाबा के आश्रम पर कार्रवाई से जोड़ रही है। इधर प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। कल गृह राज्य गुजरात को फेरी सेवा के रूप में दिवाली गिफ्ट दिया था और आज वो वाराणसी की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 17 का शिलान्यास करेंगे। आपको हम बता दें, वर्चुअल माध्यम से ये शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन 465 करोड़ की, आपको बता दें, ये सारनाथ के धार्मिक स्तूप पर साउंड लाइट शो, ये मोदी ये वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अब बात गुजरात की। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात को दूसरा बड़ा तोहफा दिया। कल भावनगर और सूरत के बीच फेरी सेवा की शुरुआत कर दी गई। इस सेवा का लोगों को इंतजार लंबे समय से था। इस सेवा से शुरू होने के बाद 12 घंटे का सफर अब महज 4 घंटे में लोग पूरा कर सकेंगे। जहाज के इस हॉर्न का ये ऐलान है कि भावनगर और सूरत के बीच समंदर में फेरी सेवा शुरू हो गई। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और बड़ा तोहफा दिया है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। लोगों का दिल जीत लेने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। पीएम ने न सिर्फ जलमार्ग का उद्घाटन किया, बल्कि वहां मौजूद लोगों से सीधे बात भी की। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि नई फेरी सेवा कैसे लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। दरअसल फेरी सर्विस सूरत को भावनगर से जोड़ेगी। घोघा और हाजिरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर की है, लेकिन समंदर के रास्ते ये दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पहले जिस दूरी को कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे ही लगा करेंगे।
फेरी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ता था या तो बाय रोड भी जाते थे, तो मैं अकेली कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे अकेली भी जाना है, मेरे घर से कभी मेरे कोई भी बड़े हैं, मम्मी है, किसी को भी साथ में लेके जाना है, तो मैं गाड़ी में इजीली जा सकती हूँ। और ये जोड़ो फेरी चालू होने से हमको बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम में जा सकते हैं, 1 डे में जाके वहाँ से आ सकते हैं। गाड़ी यहाँ से चढ़ा के वहाँ से शाम को रिटर्न आ सकते हैं इधर, तो इससे वजह से बहुत फायदा होगा। गुजरात में समंदर 1600 किलोमीटर में फैला है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच समंदर है और फिर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच भी समंदर है। ऐसे में जमीन के रास्ते ये दूरी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये रोपैक्स सर्विस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूँ कि गुजरात के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नई दिशा और नया द्वार खुला है। इस सेवा के शुरू होने से कारोबारी शहर सूरत और गुजरात के दूर दराज के इलाकों की दूरी कम हो जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट से ढुलाई का खर्चा भी बचेगा। यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस पानी से कार्गो की बेरोक टोक मूवमेंट को कामयाब बनाने पर है। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अब खबर आईपीएल से जुड़ी हुई। आईपीएल का फाइनल दिल्ली और मुंबई के बीच होगा। जी हां, दिल्ली ने पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली ने कल रात हैदराबाद को 17 रनों से मात दे दी। जीत के लिए हैदराबाद को 190 रनों का लक्ष्य मिला था। केन विलियमसन के शानदार 67 रनों के बावजूद हैदराबाद 172 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से रबाडा ने 4 और स्टोनिस ने 3 विकेट चटकाए। दिल्ली और मुंबई के बीच होगा आईपीएल फाइनल। हैदराबाद को दबोचकर दिल्ली ने बनाई खिताबी मुकाबले में जगह। 190 का था लक्ष्य। हैदराबाद का लिटमस टेस्ट था। इनफॉर्म कप्तान डेविड वार्नर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। पहले पावर प्ले से पहले ही हैदराबाद ने 3 विकेट खो दिए। लेकिन केन विलियमसन ने अपने अनुभव के साथ दिल्ली को दहशत में डाले रखा। जेसन होल्डर के साथ उनकी 46 रनों की साझेदारी ने हैदराबाद के खेमे में उम्मीद जगाई। वैसे जेसन होल्डर के बल्ले पर गेंद ठीक से नहीं आ रही थी। वो 15 गेंद पर महज 11 रन बनाकर आउट हुए। समत के रूप में विलियमसन को तगड़ा साथी मिला। दोनों ने मैच लड़ा दिया। ये साझेदारी 57 रनों की रही। लगा हैदराबाद दिल्ली को दबोचकर ही रहेगा, लेकिन दिन के सबसे बड़े हीरो मार्कस स्टोइनिस ने विलियमसन को लॉन्ग ऑफ पर कैच करा दिया। 45 गेंदों पर 67 रन की विलियमसन की पारी खत्म होते ही हैदराबाद लक्ष्य से दूर होता चला गया। रबाडा ने अपने आखिरी ओवर में हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों का शिकार कर दिल्ली को फाइनल में पहुंचा दिया। दिल्ली ये मैच 17 रनों से जीती। दिल्ली ने दिया था 190 रन का लक्ष्य। इससे पहले बिंदास होकर बल्लेबाजी की थी दिल्ली ने। 8 ओवर में 46 रन तो इस सलामी जोड़ी ने ही लूट लिए थे। दिल्ली ने अपने एक्स फैक्टर मार्कस स्टोइनिस से पारी का आगाज करने का जोखिम लिया और इसका नतीजा ये हुआ। कि इस जोड़ी को तोड़ा राशिद खान ने। 19वें ओवर में शिखर धवन जब आउट हुए, 50 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर अपना किरदार बखूबी निभा चुके थे और इसके साथ ही दिल्ली बड़ा स्कोर बनाने के अपने अभियान में कामयाब हो चुकी थी। आज तक ब्यूरो।
इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।